आदाब, नमस्कार। मैं हूं निकिता और आज मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू में एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जो कि हर किरदार में घुल जाते हैं। एनएसडी के रंगमंच से लेकर सेक्रेड गेम्स के मोमीन और क्रिमिनल जस्टिस के लायक तक इन्होंने हर किरदार को जिया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य हिंदुस्तानी सिनेमा और ओटीटी की दुनिया में एक ऐसा नाम जो अपनी संजीदा अदायगी और गहरी आवाज से हर किरदार को जिंदा कर देता है। कोलकाता में पैदा हुए और एनएसडी से तालीम याफ्ता दिव्येंदु भट्टाचार्य ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत 2001 की हिट फिल्म मॉनसून वेडिंग से की थी, लेकिन उन्हें असल पहचान ब्लैक फ्राइडे और देवडी जैसी फिल्मों से मिली, जहां दिव्येंदु भट्टाचार्य ने बेहतरीन अदाकारी से तमाम तवज्जो हासिल की। ये अपने किरदारों में इस कदर डूब जाते हैं कि देखने वालों को दिव्येंदु सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि उस कहानी का हिस्सा लगते हैं। इनका हर किरदार, छोटा हो या बड़ा, अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है। ओटीटी के तेजी से बदलते दौर में दिव्येंदु ने अपनी अदाकारी को एक नई बुलंदी बख्शी। क्रिमिनल जस्टिस, आर्या पार, जामताड़ा, अनदेखी और रॉकेट बॉयज जैसी वेब सीरीज में इनकी दमदार मौजूदगी ने इन्हें एक ऐसे अदाकार की पहचान दी जो न सिर्फ अपने किरदारों को बखूबी निभाता है बल्कि नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर बात करें सिल्वर स्क्रीन की तो वहाँ भी दिव्येंदु की मौजूदगी अपना असर छोड़ती है। मिशन रानीगंज में अक्षय कुमार के साथ निभाया गया इनका किरदार इस बात का सबूत है। दिव्येंदु भट्टाचार्य उन चंद फनकारों में से हैं जो अदाकारी को सिर्फ एक इमेज या शोहरत का जरिया नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी मानते हैं। उनका मानना है कि असल फनकार वही होता है जो हर बार खुद को एक नए सांचे में ढाल सके और हर कहानी को उसके एहसास के साथ जी सके। स्वागत है सर आपका मेरे साथ गुफ्तगू में। नमस्कार, थैंक यू निकिता। मैं आज बहुत सारी बातचीत करने वाली हूँ आपसे, लेकिन मैं शुरुआत करूँगी उस थिएटर की मिट्टी से लेकर हमारे ओटीटी के ये कैमरा, ये तामझाम, ये लाइटिंग्स तक के सफ़र को जानने की कोशिश करूँगी सर मैं। बिल्कुल करिए। जन्म सर कलकत्ता में हुआ था। बिल्कुल। वहाँ पर जब अब स्कूल कॉलेजिंग वगैरह जब हुई थी तभी वो एक्टिंग वाला कीड़ा पहले से था या कुछ देखकर या किसी को देखकर ये सोचा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है तो ये करना चाहिए? जैसे कि आपने पूछा कि मैं कलकत्ता से हूँ, बंगाली हूँ, तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो एक जाने अनजाने में कल्चर में आपको धकेल दिया जाता है। मतलब आपको बचपन से ही आपको क्योंकि हमारे जैसे कि टैगोर के बर्थ सेंटिनरी हो, टैगोर अपना हर साल उनके जन्मदिन में, जन्मतिथि में, और फिर बहुत सारे पोएट्स हैं, काजी नजरुल इस्लाम है, सुकांत भट्टाचार्य जो है, सो इट्स लाइक बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारे राइटर्स हैं। उनके जब जन्मदिन की जन्मतिथि पर हो या फिर मरण तिथि पर हो तो हम परफॉर्मेंस करते हैं। कॉलेज में परफॉर्मेंस होता है। अपना हमारे मोहल्ले में क्लब्स होते हैं, क्लब्स में दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा होती है। तो दुर्गा पूजा, काली पूजा में जो 7 दिन के, ये 5 दिन का पूजा है, 5 दिनों हर शाम को कोई ना कोई प्ले होना है। तो ये जो है नाटकों का जो अभिनय का जो एक सिलसिला, वो पैदाइशी हमारे में ओतप्रोत जुड़ा हुआ होता है कि कहा जाता है कि मतलब एक बंगाली अगर बैठा हो तो या तो वो पोइट्री लिख रहा है या तो पेंटिंग कर रहा है। 2 बंगाली अगर बैठा हो तो या तो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहा है, या तो कैरम खेल रहा है या तो चेस खेल रहा है। 3 बंगाली अगर है तो वो लिटिल मैगजीन चालू करना चाहता है कि चल तू एडिटोरियल लिख देना, मैं पोइट्री लिख दूंगा, अच्छा ठीक है मैं एक ऐसे लिख दूंगा, चलो एक लिटिल मैगजीन चालू कर देते। 4 बंगाली अगर साथ में हो तो वो ग्रुप थिएटर चालू करना चाहता है कि वो
बोले कि चल एक ग्रुप बना लेते, अब हम एक एक नाटक उठाते और प्ले करते। तो ये एक हमारे टाइम माहौल ही वैसा था, क्योंकि हमारे पास कोई गैजेट्स नहीं थे, ना तो गूगल जनरेशन था, ना PS4 PS3 ये सब कुछ नहीं होते थे। या तो हम खेलने जाते थे मैदान में, सीधा एक बॉल चाहिए, एक बैट चाहिए, और विकेट भी क्या मतलब नारियल का झाड़ उतार के उसमें से छील के विकेट बना दिए, मतलब लकड़ी भी बहुत पड़ी हुई मिल जाती थी। तो हमारे बोले ना पड़ी हुई लकड़ी मत उठाओ, हम उठा लेते थे, उठा के उसी से विकेट बना लेते थे। अब बैट भी हम खरीद कहाँ पाते थे, बैट भी हम ऐसी हैंडमेड बैट बना लेते थे। बॉल भी हमने ऐसी बॉल के साथ खेला हुआ है कि मदर डेयरी के पैकेट्स होते थे, आपको पता है ना। तो मदर डेयरी के पैकेट्स ऐसे जमा करके उसको उसमें रबर बैंड करते, उसमें बहुत अच्छा बाउंस होता था, खेलना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो ऐसे बहुत खेले, मतलब यही करते थे। सो ये मोटर स्किल खेलना, टेलीविज़न तो मतलब जिस टाइम की मैं पैदाइश हूँ हमारे घर में टेलीविज़न नहीं होते थे। मुझे याद है कि दूरदर्शन में रफ़ी साहब का कोई प्रोग्राम था, मैं अपने दादी के गोदी में चढ़ के कुछ 4 साल का होगा, अभी वो धुंधला सा याद है, किसी के घर गए थे, एक छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न में मोहम्मद रफ़ी साहब का प्रोग्राम आ रहा था, वो देखने के लिए गए थे। और सैटरडे संडे फिर टेलीविज़न फिर बड़ा होता गया, टेलीविज़न फिर बाजू आपके करीब आता रहा, घर तक नहीं आया, मोहल्ले में किसी बाजू वाले कमरे में आया, बाजू वाले घर में आ गया, तो चले बाजू में आ गया, तो सैटरडे संडे वहाँ जाते थे, मैचेस देखने के लिए वहाँ चले जाते थे। धीरे धीरे बहुत, मैं जब क्लास 9th या 10th में तब मेरे घर में टेलीविज़न आया। तो आपको समझ में आता है कि हमारे पास करने के लिए कुछ थे नहीं, मतलब बिल्कुल या तो हम लिटिल मैगजीन चलाते थे, हम लोग एक लिटिल मैगजीन भी चलाते थे, वहाँ मैं एडिटोरियल मतलब एसेज लिखता था, पोइट्रीज लिखता था। हम खुद जाते थे और उसको प्रिंट करने, मतलब उस टाइम प्रूफ रीडिंग करने के लिए भी हम जाते थे, प्रिंट आउट भी नाम निकालते थे, 3.5 रुपया उसका कीमत होता था। तो लोगों के पास जाके ज़बरदस्ती सेल भी करके आते थे कि प्लीज़ आपको लेना पड़ेगा। तो अब बच्चों की बात कौन टालता है, तो फिर वो ले लेते थे। तो हमने थिएटर भी ऐसे ही शुरू किया था। हाँ, बट वो धीरे धीरे, और मेरे एक ताया जी हुआ करते थे, वो जात्रा करके एक फॉर्म है, वो उस जात्रा फॉर्म में वो अभिनय करते थे। तो मुझे वो कभी कभार शो दिखाने के लिए लेके जाते थे और विंग स्पेस में जाके बिठा देते थे। तो वहीं से मैं देखता था कि लार्जर देन लाइफ, और जात्रा बहुत हाई स्ट्रंग मेलोड्रामेटिक परफॉर्मेंस होता है। जो आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि पारसी थिएटर करके मुंबई में एक पारसी थिएटर हुआ करता था पहले, जो रुस्तम सोहराब करके, तो अगर ऐसा हंसना नहीं होता ऐसा हंसना होता था। तो ये एक पारसी थिएटर का एक फॉर्म है जो सब कुछ अतिरंजित तरीके से की जाती है। तो वो जात्रा है, बंगाल में जात्रा होता है। तो जात्रा बहुत सीजनल होता है, जात्रा विंटर में ही हम लोग ज़्यादा जात्रा करते। तो मेरे ताया जी वो जात्रा करते थे। मेरे एक और चाचा होते थे, वो थिएटर करते थे। तो मतलब, और एक मेरे बुआ के लड़के थे, वो थिएटर करते थे। तो मैं देखता था इन लोगों को कि यार कि अच्छा हम लोग कब ऐसे ग्रुप थिएटर, ऐसे बड़े लेवल पे थिएटर कर पाए। फिर स्लोली जब मेरे 10th एग्ज़ाम के बाद से मैंने भी ग्रुप थिएटर ज्वाइन कर लिया था। और बचपन में इनको देखते हुए ना, मेरे घर का सबसे लाडला सा सबसे बड़ा पोता होता था। तो मैं खुद ही कुछ ना कुछ चीज़ें बनाता था, कोई तीर धनुष बना लिए और बेड पे चढ़ गए, मच्छरदानी डाल ली और लाल लाइट या फिर नाइट लैम्प जला लेते थे और सबको बोल देते थे आओ देखो मैं परफॉर्म करूँगा। क्या करूँगा पता नहीं, लेकिन मैं लाडला था, सबको बैठना होता था। सब बैठ जाते थे, उसे देखते थे। तो ये भी मुझे धुंधला सा याद है। तो वो था, एक पहले से था। लेकिन मैं हार्डकोर स्पोर्ट्स में भी था। अच्छा। हाँ, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में था। लेकिन जब थिएटर चालू किया फिर 10th के बाद, और देन मैंने एक ग्रुप चालू किया, एक ग्रुप में मैंने काम करना शुरू किया। ऐसे करते हुए आई वॉज अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर बाय ईप्टा इन 1993। उससे मतलब मैं कॉलेज फेस्ट में हम जाते थे, जैसे कि IIT में चले गए, वहाँ फेस्टिवल चल रहा है,
नाटकों का कंपटीशन है, तो हमारा नाटक जो है बेस्ट नाटक हो गया और मैं बेस्ट एक्टर हो गया। माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी, ये ग्रुप कोलकाता में ही शुरू सारे किया ग्रुप था? कलकत्ता में। सारे कलकत्ता में एक ज़माने में मैं लगभग हमने एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि 8,000 एक्टिव ग्रुप्स हुआ करते थे कलकत्ता में। इट्स अ बिग नंबर। बिग नंबर, 8,000 एक्टिव थिएटर ग्रुप्स, और लगभग 50-55 के करीब थिएटर हॉल्स होते थे पहले ज़माने में। अभी पता नहीं, अभी थोड़ा सा मैं इससे टच में नहीं हूँ, अभी का सिचुएशन नहीं पता, लेकिन कलकत्ता एक बहुत स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल rich cultural हेरिटेज heritage, जी। को लेके आता, बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में भी एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल थिएट्रिकल कल्चर है, गुजरात में भी स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल कल्चर है, ऐसे कलकत्ता में भी बहुत पुराना थिएट्रिकल कल्चर है। तो फिर दिल्ली का सफ़र कोलकाता से वही कब और मतलब कैसे शुरू हुआ? जब ऐसी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना शुरू हुआ, तो आपको सबसे पहली बात तो वैलिडेशन, जो आपको वैलिडेशन, रिकॉग्निशन, जो आपको आगे और बढ़ने में आपको हेल्प करता है, आपको इनकरेज करता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना, फिर ये जहन में आना है कि बॉस, अगर मैं इसमें अच्छा हूँ और मैं ये कर पा रहा हूँ, अगर लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को मैं एंटरटेन कर पा रहा हूँ, तो शायद आई बिलोंग टू दिस स्टेज ओनली। तब मुझे एहसास हुआ है कि देन आई डोंट वांट टू बी अ ले मैन इन दिस फील्ड, देन आई नीड टू बी स्टडीड, आई नीड टू बी properly, like I always believed in whatever I'm doing in life, whatever I will do in life, I need to be trained, I need to be like जाना हुआ आदमी होना चाहिए चीज़ों को, जो ऐसे आदमी नहीं है कि जो चीज़ों को जानता ही नहीं और करे जा रहा है। हिट एंड मिस तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज इफ यू वांट टू मेक इट अ प्रोफेशन, देन you need to be properly trained and efficient so that people will give you a job, otherwise तो लोग कैसे आपको आप पे रिलाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तब मैंने सबसे पहले तो मैंने FTI सोचा था, अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ। क्योंकि NSD के बारे में इतनी धारणा थी नहीं मेरे, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो 3 साल पलक झपकते भी बीत जाते, क्योंकि वो 3 साल आपका इतना ठोस और इतना इवेंटफुल रहता है। हाँ। क्योंकि हमारे टाइम में वो 24/7 का कोर्स हुआ करता था। मतलब आई स्टिल रिमेंबर दैट NSD में मुझे रात भर फैकल्टीज़ खुले मिलते थे। अगर 3-3:30 बजे भी आपको कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट पे जाना है तो खुला है, आपको रात को कुछ जाके लाइटिंग स्टूडियो में भी कुछ करना है तो वो भी खुला है, रिहर्सल करो। अब लाइब्रेरी भी खुली रहती थी 24/7 एक ज़माने में, तो वो इतना कुछ आपको दे देता है। ऊपर से वो सिचुएटेड इन सच ए प्लेस, मंडी हाउस में, तो वो ऐसी जगह है कि चारों तरफ आपको आपके एम्बेसीज, कल्चरल सेंटर्स से घिरे हुए होते बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना तो आप आज पता चला कि कल अमेरिकन एम्बेसी में क्यूब्रिक के फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। अच्छा। कल पता चला कि हिचकॉक का फेस्टिवल चल रहा है। कल पता चला कि हंगरी में सल्वाडोर दाल का फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। कल पता चला कि अपना जापान एम्बेसी में ओजू का फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। तो घिरे हुए थे। तो हमको ये भी देखना होता था कि तो हम सुबह मतलब 7 बजे से लेके 5-5:30-6 बजे तक तो क्लास करते थे। उसके बाद हमारा होमवर्क भी होता था। अच्छा। हमारे रिहर्सल्स भी होते थे। उसके बीच में कोई 3 या 4 घंटे का कहीं टाइम मिलता है, हम जाके वहाँ थिएटर भी देखते थे, वो फिल्म फेस्टिवल भी जाते थे। तो इतना ओवरवेलमिंग था वो मेरे लिए वो 3 साल, तो बिल्कुल पलक झपकते गुजर जाता है। NSD की बात अगर हो ही रही है तो मैं जानना चाहूँगी, जब आपने ज्वाइन किया तब आपके साथ बैचमेट्स कौन कौन थे और फैकल्टीज़ के बारे में मुझे आप बताइए। यार मेरे बैचमेट्स तो जैसे कि राजपाल, राजीव, दौलत, मनोज, जया, मेघना, सुनीता, मनोहर, रॉबिजीता, सारे मतलब आप कोई थिएटर में है, कोई अपने क्षेत्र में थिएटर कर रहे हैं, जैसे रॉबिजीता अपने क्षेत्र में थिएटर कर रही है, शी इज़ अ डायरेक्शन पास आउट। राजपाल वगैरह, राजीव, ये सब, चेतन पंडित, हम, मेघना मलिक, सुनीता, रजवार, ये सब हम लोग बॉम्बे में हैं, अभी हम काम कर रहे हैं। सो और टीचर्स में
सारे बहुत ही स्टॉलवर्ड टीचर्स मिले हमको एक्चुअली ज़िंदगी में। देव महापात्र दास से लेके HV शर्मा, पंचानन पाठक, मोहन उप्रेती जी, भास्कर चंद्रवारकर, महेश एलकुंचवर। सो बहुत ही धाकर धाकर मतलब मैं तो मतलब हेवीवेट नाम है, मतलब लोग के हर बार कान पकड़ना पड़ता है ऐसे ऐसे नाम लेते हुए। कीर्ति जैन, अनुराधा कपूर, श्यामा चौधरी, रति बर्तोलोमियो, मतलब बैरी जॉन, रॉबिन दास, यू नो यू नेम द नेम, नसीर भाई, पंकज कपूर। सो बहुत खतरनाक टीचर्स मिले और सब आपको इतना इनलाइट करके चले जाते ना। ऊपर से मॉस्को आर्ट थिएटर से पियोटर सिस्लाक, बुजेना, फॉरेन आर्टिस्ट्स आते थे, फॉरेन टीचर्स ऑफ कोर्स इंटरनेशनल टीचर्स, बहुत सारे, मतलब प्रसन्ना, बाबा कारंत। कुछ यादें एनएसडी की जो अभी भी आप चेरिश करते हो फॉरएवर? यार वो 3 साल मैं आपसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो 3 साल कैसा था। मतलब ऐसा रहा कि पहली बार मुझे पढ़ाई में मज़ा आना शुरू हुआ। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे बैच के, बहुत सारे ये थे कि जिनको एनएसडी में आने के बाद उनको लगता था किसी अरे हम थियोरी क्यों करेंगे, अरे हमको इतना पढ़ाया जाता है, हम इतना पढ़ के क्या करेंगे, हमको तो एक्टिंग ही करना है। लेकिन मुझे मज़ा आना शुरू हुआ था कि यार यही तो मैं पढ़ना चाहता था, यही तो पढ़ाई है। और लाइब्रेरी आपके लिए ओपन होता था। उसके बाद इस एनएसडी लाइब्रेरी के बारे में छोड़ दीजिए, उसके बाजू में जाके तुलसी सदन है, साहित्य अकेडमी है, मतलब भरमार है। आपको जितना पढ़ना है आप पढ़िए। मतलब आप कहीं भी, आप मैक्स मुलर भवन है, मतलब गेटे इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, सब चारों तरफ है। मतलब ना आप ऐसी जगह में। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके पेपर्स होते हैं, जो रिटन पेपर्स होते हैं, तो यू आर अलाउड टू ओपन द बुक एंड राइट। अच्छा। सो दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग। मैंने देखा कि यही तो है, इसी को तो बोलते हैं कि मतलब लिबरेटेड एजुकेशन। मतलब यू आर सो लिबरेटेड दैट सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको पता ही नहीं कि कहाँ क्या लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, आप कैसे बुक कंसल्ट करेंगे। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है। तो मेरे सहपाठी लोग देखते थे कि यार देखिए क्या लिख रहा है यार, 4 किताबें लेके आके देख, और मजाक उड़ाते थे, 4 किताबें, क्या लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा है। और मैं लिखता था, बड़ा मजा आता था। और पहली बार जिंदगी में देखा कि 90 के ऊपर मेरे को मार्क्स शुरू। हाँ, तो वो एक बहुत ख़ास बात है। मतलब और सब कुछ जो कुछ आप करना चाहते थे ज़िंदगी में, जो आप शौकिया करते थे, जो करने में आपको मज़ा आता था, वो आपको ऐसे ही करने को मिल रहा है। तो वो उसका तो अलग ही मज़ा है। तो जब पढ़ाई नहीं हो रही होती है, जब प्लेज नहीं है, जब रिहर्सल्स नहीं है, तब आप स्टूडेंट्स मिलकर क्या करते थे, क्या होता था? तभी भी हम यही सब कुछ करते थे। तब हम कहीं किसी और का नाटक देखने बैठे हुए होते थे। तब हम किसी फिल्म फेस्टिवल में अपने आप को पाते थे। कभी कभार यार आधा घंटे का टाइम मिला यार, पिछले 7 दिन से आधा घंटे का टाइम नहीं मिला। मेरे को थोड़ा सा मार्केट जाके कुछ सामान अपने लिए खरीदना है, वो भी नहीं मिल रहा था। तो वो आधे घंटे में हम भाग के बंगाली मार्केट चले गए, कुछ चीज़ें खरीदनी थी, वो चीज़ खरीद के लेके आ गए। टाइम होती नहीं। तो दिल्ली में घूमना फिरना दोस्तों के साथ रात को जब 2-2:30 बजे अचानक 2:30-3 बजे अचानक आपको लगता है कि यार बहुत हो गया यार, बहुत भूख लग रही है, कैंटीन वैंटीन सब कुछ बंद है, अब कहाँ जाए? तो RTO। RTO चले जाओ, वहाँ जाके रात को 3:30 बजे पराठे मिलते हैं। अरे बिल्कुल, अंडा पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, साथ में एक रायता, और रात भर चलती थी वो, बिकॉज वो अपना प्रेस का मोहल्ला था। अच्छा। तो रात भर उनकी प्रिंटिंग प्रेस चलती थी, वहाँ जर्नलिस्ट लोग ये घूमते थे, तो वहाँ पूरा। तो ये अलाउड होता है, मतलब एनएसडी के बाहर आप कोई टाइमिंग्स वगैरह? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। ऑफ कोर्स ये हायर एजुकेशन में आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में है, तो आपको ऐसी पाबंदी तो नहीं है ना उधर। ऊपर से बॉयज गर्ल्स एक साथ हम रह रहे हैं। हालांकि बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल अलग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इट्स अ हायर एजुकेशन। सो इट्स लाइक आप थॉट को लेके काम कर रहे हैं आप। सो
तो आपको क्लास में डिबेट भी होता है, आपको टीचर्स आपको एक चीज़ बोल रहे हैं तो आपको आप वहाँ से डिबेट भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक नो यू आर डीलिंग विद थॉट्स। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे सारे फैकल्टीज, दिग्गज लोग ऑफ कोर्स जिनका मेंशन किया है, क्या याद है किसी फैकल्टी के साथ एक कोई खास किस्सा जो आप जिंदगी भर अब मतलब अपने बच्चों को भी बताते होंगे कि ऐसा हुआ था मेरे साथ एनएसडी में? जैसे कि मैं मतलब जब मैं एनएसडी में नसीर भाई की क्लास में देखा कि मेरे जूनियर बैच मतलब सीनियर बैच कि जिनके साथ नसीर भाई आए हुए थे, तो मैं शायद लंच टाइम में कुछ देर के लिए मैं हॉस्टल आया था, तो नसीर भाई हॉस्टल में क्लास ले रहे थे। तो मैं ऐसे अपना रूम की तरफ, अपने डॉर्मेट्री की तरफ जा रहा था, तो डॉर्मेट्री और देखा कि डॉर्मेट्री में जाते हुए देखा एक रूम है, रूम में देखा कि जिस बैच के साथ नसीर भाई की क्लास चल रही है, नसीर भाई क्लास कराते थे बॉयज़ हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल के रिसेप्शन में। अच्छा। उन्होंने क्लास बना के वो एनएसडी के स्पेस को यूज़ नहीं करते थे। उनको लगता है कि मैं एक डिफरेंट स्पेस में जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह में मैं तो बॉयज़ हॉस्टल में क्लास, तो मैं ऐसे जा रहा था तो देखा कि उसी बैच का कोई एक सज्जन अपना मेरा सीनियर रूम में बैठा हुआ है, बैठ के ऐसे म्यूजिक सुन रहा है। हाँ। तो मैंने बोले क्या यार, तू गया नहीं? सर का क्लास चल रहा है पूरा। तो यार क्या करेंगे देखो जाके, यार वही एक ही चीज़ पढ़ाएंगे, बॉम्बे में जाके तो एक्टिंग करनी है और हमको सब आता है। हाँ। तो ऐसे भी स्टूडेंट थे, तो मैं फर्स्ट ईयर में था। हाँ। तो उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर हॉलीडे के लिए नहीं आया हूँ मैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि भाई ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे, ऐसी भी चीज़ें मिलेंगे कि यार। और उस बंदे को तो उस चीज़ का इल्म भी नहीं है ना कि अपने आपके पीछे सरकार पैसा खर्च कर रहा है, वो अक्सर अब स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आए हैं और आप ये सीट बर्बाद भी कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई और एक जिसको सचमुच में पढ़ना था, जेन्युइनली जानना था, उसकी सीट तो चली गई। उसकी सीट तो चली गई। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि यार नहीं, ये नहीं करना। तो कभी चुपके से क्लास अटेंड करी है कोई हायर सेक्शन की? हाँ, मैं बहुत किया। मैं तो जाके बैठ जाता था, ऐसे जाके देखता था, तो इसे बहुत कुछ करता था मैं। हाँ। तो मैं भरपूर यूज़ करता था वो, पूरा कंप्लीटली यूज़ करता था। ऐसे बहुत सारे ऐसे एक बार एक था कि मैं बीएम शाह जी के साथ हम लोग एक प्ले कर रहे थे और स्वर्गीय बीएम शाह जी बहुत टैलेंटेड, बहुत कमाल के टीचर एंड डायरेक्टर्स थे। तो एक दिन मेरा कोई एक्टर था, मैं उसकी बिचिंग कर रहा था। तो अपना विंग स्पेस में हमने 2 दोस्त मिल के बिचिंग कर रहे थे। तो मैं यार क्या है, कब से यार ये 15 दिन से एक ही डायलॉग में फंबल मारे जा रहा है, उसको याद ही नहीं आ रहा है ये डायलॉग, पता नहीं करता क्या ये करता है। और अचानक मेरे को ग्रैंड रिहर्सल चल रही थी उस दिन, मतलब फाइनल रिहर्सल, नेक्स्ट डे से शो। तो ग्रैंड रिहर्सल, तो अचानक ना एक बीएम शाह जी की आवाज़ ऐसे ऐसे करते बात करते थे। तो बीएम शाह जी ने अचानक ऐसे आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, अरे भाई दिव्येंदु कहाँ हो, तुम्हारी एंट्री आ गई। तो मेरे दोस्त ने बोले कि सुन लिया, बिचिंग करेगा। तू अपने एंट्री भूल चुका है बिचिंग के चलते, तू जाके। तो मैं इतनी शर्मिंदा कि शायद ऐसे ऐसे करके एंट्री ले गया, सॉरी सर। फिर से चालू किया। लव ऑफ द लाइफ ये जो होता है वो आपको एनएसडी में ही मिला, मतलब ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, मैं उसके बारे में, उस जर्नी के बारे में, मतलब काम कर रहे हो, सीख रहे हो, पर साथ साथ थोड़ा इश्क मोहब्बत भी हो रहा था। हाँ, वो तो होता ही है। उसको आप एज एन एक्टर या फिर एज ए कलाकार, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप कैसे, मतलब वो तो होगा ही ना। भूख तो भूख, आप काम कर रहे हैं लेकिन भूख है तो भूख तो लग रही है, नहाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जिंदगी में तो जो कुछ भी चल रहा है वो तो साथ में तो चलता ही रहता है ना। तो फिर ऐसे प्यार मोहब्बत भी आपके साथ ही चलता है। याद है वो पल, ऑफ कोर्स, मतलब जब मैम को देखा था पहली बार, तो वो क्या ना, वो एक जैसे कि ये तो हर एक इंस्टीट्यूशन में होता है ना। कि जैसे कि न्यू कमर्स एंड फ्रेशर्स, जब फ्रेशर्स के वेलकम होता है तो आपकी नज़र रहती है कि यार कौन आया है, देखो यार नए लड़के आए, नई लड़की आई है। तो
तो ये सारी चीज़ें तो होती है। जी। और उस टाइम एक्चुअली मैं एनएसडी पास आउट हो चुका था। ओके। हाँ, तो आई वॉज इन देयर इन रेपर्टरी कंपनी। ओह। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का एक एक्टर हुआ करता था। वाओ। और क्या है ना कि ऑलमोस्ट लाइक 75% प्लेज जो उस टाइम के थे और सारे मैं मेन लीड कर रहा था। वाओ। तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि आप स्टेज में अगर आप किसी को देखते तो जी। आपका एक होता है कि यार हमारा सीनियर है, जी, जी। उनका प्ले आप क्योंकि अब रेपर्टरी के अब एनएसडी के जो फ्रेशर्स है, स्टूडेंट्स है, उनको हर रोज एनएसडी रेपर्टरी के प्लेयर्स देखते थे और रेपर्टरी कंपनी उनके लिए आइडल है। बिल्कुल। बिकॉज के द सीनियर्स आर एक्टिंग। Seniors। और और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर में एक थिएटर कंपनी है जो कि इंडिया में घूम के शोज करते हैं। जी। तो वहाँ इतने अच्छे अग्नि और बरखा, भूख आ गए, जन्मेजय का नाग यज्ञ, मतलब ध्रुव स्वामिनी, कोई भी प्ले उठा लीजिए, राजा की रसोई, तो कोई भी प्ले, इतने बड़े बड़े प्ले, इतने हिट प्ले हैं, तो उसमें मैं मेन लीड करता था। तो फिर लोग आते थे बैक स्टेज में मिलने के लिए आते थे, दादा हम के जूनियर है, हम इस बैच में आए थे। तो ऐसे करके एक दिन मेरी बीवी आई थी, तो मैंने उसको देखा, फिर बात हुई। और हम लोग ओकेजनली क्या है ना एनएसडी के मेस में जाते थे दोपहर में कभी कभार खाना खाने के लिए। क्योंकि वो एक एनएसडी के साथ एक ये भी होता है, मतलब एक जाना भी, बातचीत टीचर से मिलना, ये सब, और ऊपर से जूनियर पे भी थोड़ा सा रौब जमाना होता था तो वो सब भी होता है ना फिर। बिल्कुल। तो वो उसके लिए हम चले जाते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर पता चला कि हाँ एक कनेक्शन है। हाँ। और फिर आज वो कनेक्शन वंडरफुल। तो अभी घर पे रौब कौन जमाता है? ऑफ कोर्स उधर से। वंडरफुल सर। बात अगर मैं करूँ हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की, बैक देन, सो इनिशियली यू नो व्हेन पहली फिल्म ऑफर हुई या पहला प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, चैलेंजेस आए होंगे, उसको फेस भी किया होगा, एंड यू नो सक्सेसफुली अभी तक ओटीटी पे यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार। पर मैं ये जानना चाहूँगी, विदाउट सर एनी गॉडफादर, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें फेस करनी पड़ी थी बॉलीवुड में? नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार ये इस शहर में मैं जब आया मुंबई, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी ख़त्म करने के बाद मुझे ये स्वीकारने में बिल्कुल कोई ये नहीं है कि मतलब मैंने एनएसडी करते टाइम तक भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं मुंबई जाऊंगा और क्या करूंगा। मैं जो मुझे करना था एनएसडी में आ गया। एनएसडी मेरा एक मकसद था, गोल भी नहीं था, एक उधर जाना था, वो हो गया। उधर पढ़ना था, वो भी पढ़ रहा हूँ। उसके बावजूद भी मुझे पता नहीं था कि मैं आगे कहाँ जाऊँ, मतलब आगे मैं मुंबई जाऊँ, कलकत्ता वापस जाऊँ, दिल्ली में रहूँ, किसी क्षेत्र में जाके थिएटर करूँ, भारतवर्ष में चारों तरफ मैं जा सकता हूँ, मैं एज ए टीचर भी अपने आप को बिल्ड कर सकता हूँ। कोई आइडिया नहीं था, लेकिन थिएटर करना था। तो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में जब मुझे वहाँ से एक ऑफर मिला है कि यू कैन कम एंड यू नो, बिकॉज क्या होता है कि एनएसडी रेपर्टरी कंपनी भी तो यही चाहती है कि जो बैच निकल रहे उन बैच के जो कुछ अच्छे स्टूडेंट है, क्रीम स्टूडेंट, ऐसा कोई एनएसडी में भी आ जाए, सो दैट एनएसडी रेपर्टरी कंपनी भी चलती रहे ना, क्योंकि यू आल्सो नीड गुड एक्टर्स टू परफॉर्म, अच्छे शोज बनाने के लिए उनको भी चाहिए। तो जब आ गया तो मुझे लगा कि यार आराम से मैं 1-2 साल करता हूँ इधर, मजे से इसमें करता हूँ, तो मुझे कुछ आगे का अभी तक नहीं था। उसके बाद 3 साल के बाद मतलब थोड़ा सा मेरे को हालात ऐसा कुछ हो गया था रेपर्टरी वगैरह में, मतलब मेरा दम घुट गया था। अच्छा। तो मतलब मेरे को लगा यार मेरे को निकलना है यहाँ से। ओके। तो मैं मुंबई नहीं गया था, मैं कलकत्ता वापस गया था। मैं अपने कमरे में ताला लगाया कि कुछ दिनों के लिए मैं कलकत्ता चला गया था। 3 महीने के लिए लगभग कलकत्ता चला गया था, टू अंडरस्टैंड दैट द स्पेस,
क्योंकि मैं 6 साल बाहर हूँ। कंटिन्यूसली मैं 94 से लेके 2000 तक कलकत्ता गया ही नहीं। वहाँ के काम के सिनेरियो के बारे में, वहाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं गया और जाके मुझे शहर बहुत नया लगा कि यार मैं किसी को नहीं जानता हूँ इधर। काफी कुछ बदल गया था। सब कुछ बदल गया। और ना तो मैं इंडियन, जैसे आपने बोला मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं है, जी आई एम नॉट अ फिल्म किड। जी, ना तो मेरे चाचा, मामा, बुआ, मामी, दादा दादा, कोई फूफड़ जी, मेरे कोई नहीं। कोई नहीं है। तो शहर मेरे लिए अनजान, एक बिल्कुल एलियन सिटी लगने लग गया। हम माँ बाप बहन है, घर है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर को मैं नहीं जानता। और जितने भी मेरे थिएटर के दोस्त थे वो थिएटर के ही थे। वो सारे, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई इधर है, चाहे कोई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, ये चला, कोई बिजनेस पे घुसा हुआ है। हाँ। उनके पास भी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को देने के लिए कि यार चल दोपहर में मिल जाते, मिल जाते। तो मेरे लिए वो शहर बहुत एलियन लगा। फिर मैंने सोचा कि यार मुंबई में मेरे हाफ ऑफ द बैच मुंबई में, जिनके साथ मैं 3 साल रहा, जो मैं सबको जानता हूँ। मेरे उससे पहले वाला बैच जो है, जो मेरे से इमीडिएट सीनियर बैच जो है, नवाज, स्वानंद किरकिरे, ये पूरा बैच भी उधर है, संजीव विल्सन वगैरह, इनको भी मैं जानता हूँ। उससे इमीडिएट सीनियर बैच जो अतुल कुलकर्णी वाला बैच है, ये लोग भी उधर है। अतुल भाई के पूरे बैच को भी मैं जानता हूँ, निसार भाई सब उधर है। उससे पहले वाला बैच आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, कुमुद मिश्रा, ये भी उधर है। वाह। मेरे जो टीचर्स है, नसीर भाई, पंकज कपूर, ये सब इसके इधर है। तो मैं देखा कि यार मैं ये शहर को मैं ज़्यादा जानता हूँ बनस्पति शहर से, उस शहर को मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो वाई आई एम नॉट गोइंग देयर देन। अब मेरे को लगा कि फिर यार दिल्ली का चैप्टर मेरा खत्म हो गया, क्लोज हो गया था। मेरे को दिल्ली में रहना ही नहीं था। अब कलकत्ता में जाके देखा कि यार मैं यहाँ काम कब शुरू करूँगा। बिल्कुल। ये अगर कोई लियाजो ही नहीं मिलेगा, गली ही नहीं मिलेगा, तो वो घर कैसे मिलेगा। बिल्कुल। गली पहले तो मिलना चाहिए ना, एड्रेस तो मिलना चाहिए कि उस घर में जाके नॉक करना है। जी। तो नॉक का दरवाजा ही नहीं मिल रहा है मेरे पास। जी। और यहाँ तो बहुत दरवाजे दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर मैं यहाँ आ गया। हाँ। तो यहाँ आते ही मतलब नहीं, फिर मैं मुंबई, कलकत्ता गया, कलकत्ता से मुंबई, दिल्ली गया। दिल्ली में जाते हुए मुझे पता चला कि मॉनसून वेडिंग की कास्टिंग चल रही है। अच्छा। और मीरा नायर ने मॉनसून वेडिंग की कास्टिंग में एक एक्टर को कास्ट कर चुके थे, और समहाउ वर्कआउट नहीं हुआ, तो वो रिकास्ट कर रहे थे। तो मैं घुस गया उसमें। मुझे उन्होंने एक ऑडिशन लिया, मुझे कास्ट कर लिया। तो मैं मॉनसून वेडिंग किया। करके मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद मुंबई में एक मेरा दोस्त था, जो एक डिजिटल फिल्म बना रहा था। तो उसके डिजिटल फिल्म में मैंने मेन लीड कर लिया, जो कि काफ़ी चर्चित हुई, लेकिन वो बैन हो गई थी। लेकिन ये दोनों लगातार दोनों नीश काम करते हुए, यहाँ के जो डायरेक्टर्स है उनको पता चला कि एक नया एक्टर आया। और फिर मैं उसी साल मैं विक्रम भट्ट से मिला, महेश भट्ट जी से मिले। उनसे विक्रम भट्ट जी के साथ मैंने लगातार एतवार, फुटपाथ ऐसे करके 2-3 मेन स्ट्रीम फिल्म करना शुरू किया। ऐसे करता रहा, करते। काम कम आए, लेकिन ठोस आए, और काम से काम मिलता रहा। मैं अपने आप को साबित करता रहा और काम चलता रहा। वही एज ए फुटबॉलर, आपको पता नहीं फुटबॉल आपको पता है कि नहीं, कैसे आपको साइड लाइन में बिठा के रखा जाता है, सब्स्टिट्यूट पे रखा जाता है, और अचानक कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, तो आपको कोच बोलता है कि जाओ 2 मिनट के लिए जाके प्रूफ करके आओ। अगर आज 2 मिनट के लिए प्रूफ कर पाएगा तो कल तेरे को 5 मिनट खिलाऊंगा। तो ऐसे ही हम लोगों को भी, हम भी ऐसे जाते रहे। तो ऐसे करते करते आज ऑडियंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थोड़ा काम मिलने लग गया। कभी ऐसा लगा सर कि यार ये किरदार छोटा है पर मेरे लिए लिखा गया है, इसीलिए ये किरदार तो करना पड़ेगा? मैं किरदार छोटा है, लेकिन मैंने हमेशा ये काम किया कि मैं किरदार छोटा बड़ा देखा नहीं, क्योंकि जब मैंने सोचा कि यार मैं ना बोलूँगा तो एक सेम चीज़, कोई गॉडफादर नहीं है, ना बोलूँगा तो विजुअल से हट जाऊँगा। बिल्कुल। है ना, तो वो विजुअल से हटना एक डेंजरस बात है। तो अगर कोई कैरेक्टर लेके आ रहा है, अगर ये कहानी ठीक है और कैरेक्टर में कुछ ना कुछ है, तो और कुछ ना कुछ तो मैं निकाल ही लूँगा। खुद पे कॉन्फिडेंस था उतना, खुद पे कॉन्फिडेंस था, और मतलब प्रयास भी है ना, प्रयास भी है कि मतलब ऐसे कॉम्प्लिसेंसली तो
नहीं थी ना, मतलब ऐसा आसानी से इस चीज़ों को ले नहीं सकते कि यार ठीक है मैं कर लेता हूँ, हाँ वो एटीट्यूड कभी था ही नहीं। बिल्कुल। तो सर मुंबई में रहना कहाँ हुआ, अकेले रहते थे, फैमिली गॉट मैरिड एंड देन मुंबई में सेटल हो गए, हाउ वाज द नहीं, सेटलिंग मैं फेज जब इन मुंबई मुंबई? आया था तब तो मेरा मैरिज कुछ नहीं नहीं हुआ हुआ था। तब तो मैं मुंबई आया सबसे पहले एनएन पे, अपना आपको नहीं पता होगा शायद, वनराई कॉलोनी करके एक जगह है अपना गोरेगांव वेस्ट में, तो वो वनराई कॉलोनी स्ट्रगलर की कॉलोनी अच्छा, थी, मतलब अच्छा। क्योंकि वह बहुत सस्ते में घर मिलते थे। ओके। 1 रूम किचन, जो कि कितने में होता होगा बैक देन? 1200 1300, मतलब वो रेंज, मतलब अगर थोड़ा सा अनडन हो, मतलब थोड़ा सा रॉ हो तो शायद 1100-1200 में भी डील हो जाती थी। मैक्सिमम करते हुए आपको 2000 के भी, अच्छा किसी का बहुत अच्छा बना हुआ है फर्नीचर अच्छा, वर्नीचर है हाँ, तो हाँ। उसने 2000 में दे दिया, तो ये डिपेंड करता बाहर था। है। हाँ, तो वो मेरे बहुत सारे दोस्त, राजपाल, संजय, ये सब, अशरफ, ये लोग इकट्ठे रहते थे। और मेरे बैच में इकलौता एक बंदा था, राजीव कुमार, जिसने अपना फ्लैट खरीद लिया था। तो उसको मैंने बोला था कि मैं मुंबई आऊँगा और इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, तुम लोग 3 साल पहले चले गए, हाँ मैं आऊँगा तो तेरे घर में रहूँगा कि तू अकेला तेरे घर में। तो मैं जब आया तो वो किसी आउटडोर के लिए था, तो वो उसका घर खाली नहीं मिला, तो मैं कुछ दिन वनराई में रहा। फिर जब वो आ गया तो इधर आया। हाँ। फिर उसके बाद मेरे और एक दोस्त के साथ मैं नागरी निवारा परिषद करके एनएनपी कॉलोनी है संतोष नगर में, मतलब जी, फिल्म गोरेगांव सिटी, ईस्ट में। फिल्म सिटी में जाते हुए लेफ्ट हैंड जी साइड में, जी जी जी। तो वहाँ मैंने घर लिया। तो वहाँ भी मैंने 1500 रुपये में मेरे को 1 रूम किचन मिल गया था। तो वहीं पे वहीं गुजारा पे हुआ था। उसके बाद शादी के बाद फिर देन चीज़ें बदलती है जी। कि आप अकेले नहीं होते हो, फिर जी। आपको अरे किसी और की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। फिर आपको घर चाहिए, बस जी। फिर घर की तलाश शुरू हुई। फिर मैं आया लोखंडवाला की तरफ, हाँ, और अभी वही पे। अभी उधर ही है। वही Wonderful. फ्लैट खरीद लिया था वंडरफुल। 2004 में, काफ़ी जद्दोजहद के बाद 11-12 साल लग गए उसके वो जी। चुकाने में जी। लोन। बट बाय गॉड्स ग्रेस स्टार्स वर अलाइंड, कह सकते हैं। या मतलब everything I believe in like divine intervention only। जी जी। ये कुछ ना कुछ ऊपर वाले की नियामत तो है ही, मतलब बिल्कुल। सारी चीज़ों में। वैसे OTT पे तो ऐसा हो गया है अभी कि कोई प्रोजेक्ट हाल ही में हमने ऐसे देखा होगा जिसमें आप नहीं दिखते हो हमें, तो हम निराश हो जाते हैं। OTT पे तो छाए हुए हैं, वहाँ पे तो मैं आने वाली हूँ, इस बारे में बात करने वाली हूँ। पर लाइफ में कभी ऐसा दौर आया सर जहाँ पे रिजेक्शंस हो रहे थे, काफ़ी डीमोटिवेटेड फील हुआ, और कभी ऐसे गिव अप करने का थॉट आया था दिमाग में? गिव अप करने का कभी कोई थॉट नहीं आया मेरे दिमाग में। उतार चढ़ाव तो बहुत आया, रिजेक्शंस आए, बहुत उतार चढ़ाव आया। बहुत लंबे लंबे वक्फे रहे कि जहाँ आपके पास कोई काम नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज ऑलवेज गिविंग लॉट ऑफ प्रायोरिटीज टू माय लाइफ आल्सो, कि लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स। तो जैसे कि अभी भी अगर जब शूटिंग नहीं होती तो मैं प्लान करते रहता हूँ, अब क्या करना, चलो अभी 3-4 नए डिशेस बनाता हूँ, घर वालों को भी खिलाएंगे, मैं भी खाऊंगा, दोस्तों को बुलाते हैं, चलो। हाँ, तो ऐसे प्लान करते रहता हूँ कि अच्छा सुनो कि 10-12 दिन कुछ काम ही नहीं है, क्या करे, तो कोई गाड़ी ले उठाते घूम के आते, चलो 3-4 दिन कहीं। हाँ, तो वो ये जो दैट केप्ट यू बिजी। और हर एक टाइम का भी एक वैल्यू होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम को अब अगर, या फिर कभी कभार ऐसे भी होता है, कभी कभार यार 10-12 दिन कुछ काम नहीं है ना, ऐसे ही पड़े रहो, तो ऐसे ही पड़े रहो, तो उसमें भी मजा है। हाँ, कई सारे फिल्में की सर आपने, उसमें अगर मैं स्पेशली मेरी फेवरेट की बात करूँ तो ब्लैक फ्राइडे पे एक स्टे ऑर्डर लग गया था, वो किस कारणवश, कोई नाम को लेके कंफ्यूजन हुआ था? नहीं, ब्लैक फ्राइडे में जो स्टे ऑर्डर लगा था वो एक्चुअली उस टाइम तक अपना जो ये केस चल रहा था, उस केस का कोई वर्डिक्ट नहीं आया था। अच्छा। तो अगर वर्डिक्ट ना आए और वो फिल्म रिलीज हो जाए, और उस फिल्म में सारे रियल नेम यूज किया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके दिमाग में, तो फिर ऑडियंस के दिमाग में एक नोशन पैदा हो जाएगा ना कि ये लोग गलत है जी,
वर्डिक्ट तो उस आया वजह नहीं से, और हाँ। आपने वो फिल्म दिखा दिया हाँ। तो ऑडियंस तो मान ही लेगा ना कि वर्डिक्ट आए या ना आए, ये तो गलत लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस कारणवश उस स्टे कारणवश आया उसके आ गया था, हम्म। फिर वर्डिक्ट जब आने के बाद फिर वो तो रिलीज हो गई। वंडरफुल। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके दिल के सबसे करीब कौन सी आपकी फिल्म होगी और किस वजह से वो आपके दिल के करीब है? ये कहना बहुत मुश्किल है, सारे फिल्में मेरे मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ। जो कैरेक्टर्स मैंने किए और जो कैरेक्टर्स, कभी कभार छोटा कैरेक्टर बड़ा कैरेक्टर, लेकिन जो कैरेक्टर आपका सबसे ज़्यादा अपील करता है लोगों को डिफरेंट तरीके से, मतलब चाहे वो गुड मैन हो, बैड मैन हो, ग्रे मैन हो, साइको हो, फनी हो, कुछ भी हो, बिल्कुल। बस ऑडियंस तक आप जिस किरदार के साथ पहुंचते हो, ऑडियंस जो जिस किरदार को घर में लेके जाता है, वो फिल्म हमेशा आपके लिए बहुत फिल्में या सीरीज तो आपके लिए बहुत अहम टू नेम अ होती है। फ्यू। ब्लैक फ्राइडे है, देवडी है, देवडी, जी। बीए पास है, दंदन गोल है, हाँ। पोचर है जो पोचर, रिसेंटली yes। रिची मेहता वाली सीरीज है जो मेरे दिल के बेहद करीब है, क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 है, जामतारा है जी, रॉकेट बॉयज है, अनदेखी है। वंडरफुल। अनदेखी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीरीज है। अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि कोई फिल्म का एक यादगार डायलॉग आप हमारे लिए यहाँ अगर बोल सके तो? अब वो ज़माना तो चला ही गया ना कि कितने आदमी थे टाइप का। पर हम एक झलक देखना अगर चाहे तो। नहीं, ये मेरा एक बहुत पॉपुलर मीम है हाँ। जी कि गजब टोपीबाज आदमी है। तो वो तो आप सबको मालूम ही है, गजब टोपीबाज आदमी है। हाँ। ये सब कर कैसे लेते हो? हाँ। तो वो एक है, और एक हमारे देवडी में बहुत काफ़ी पंच लाइन्स थे मेरे पास, जैसे कि दिल्ली में बिल्ली मार लो खा लो पालो नहीं, बहुत महंगा पड़ता है और कीमत चुकानी पड़ती है दिल से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो चुड़ीलाल के जो डायलॉग्स हाँ। थे वो काफ़ी आइकॉनिक डायलॉग्स थे जी। अनुराग कश्यप के। जैसे कि आपने भी क्रिमिनल जस्टिस का मेंशन किया, हम ऑफ द कैमरा भी इस बारे में बात कर रहे थे। क्रिमिनल जस्टिस में जो कैरेक्टर था उसके बाद काफ़ी डीएम्स में हेट मैसेजेस वगैरह आए, तो पर्सनली क्या आप प्रेफर करते हैं ऐसा विलन प्ले करना जो सबकी ज़िंदगी में खलबली मचा दे, या फिर एक स्वीट फॉरगेटफुल बॉय का रोल करना? यार मैं कलाकार हूँ, मैं कैरेक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि द पावर ऑफ सिनेमा कितना ख़तरनाक है कि जो ऑडियंस है वो जजमेंटल हो जाते हैं, जो वो आपको रियली वो किरदार समझने लग जाते हैं, मानने लगते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो कैरेक्टर करना बहुत मुश्किल होता है कि जिस कैरेक्टर में आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके इतना विलेन प्ले करते हो, इतना गंदा आदमी प्ले करते हो जो कि अब रियल लाइफ में हो ही नहीं। तो वो बहुत टफ है, वो जॉब काफ़ी टफ है। तो अगर ऐसी गाली गलौज अगर देते हैं तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि इतना जज्बाती ना हो, इतना जजमेंटल ना हो, इतना दिल पे मतलब मैं कलाकार हूँ, मैं उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने वो गाली गलौज करने के बाद, वैसे देखने के बाद, ऐसे मुझे तो ऐसे बहुत लोगों ने कहा कि एयरपोर्ट में भी लोग मिलके, सर आपसे मिलके बहुत डर लगता है। तो मैंने बोला लगना भी चाहिए, दूर जोक सा पार, बस लगे तो फिर बोलने क्यों आए हो, लग रहा है तो ठीक है ना। तो अच्छा, लेकिन उन्होंने भी ऐसे बोला कि यार सर, लेकिन सर जब आपका अनदेखी देखते हैं हम, तो आप इतना अच्छा इंसान है। हाँ, तो मैंने बोला कि यार अब तो समझो यार, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तुम भी, तुम्हारा भी काम है देखना, अप्रिशिएट करना, करो। कोई ऐसा एक हेट मैसेज है जो आपने पढ़ा और आपको बहुत हंसी आ गई है वो पढ़ के? उस मैसेज पे बड़ा फनी सा हेट मैसेज था वो। क्रिमिनल जस्टिस के टाइम में मतलब हेट मैसेज ऐसे आते थे यार, उसमें हंसी रोना डर, मतलब उनके वो बहुत कुछ आता था। क्योंकि मैं सोशल मीडिया में जिस टाइम ये हुआ था, सोशल मीडिया में इतना मैं एक्टिव नहीं था, मतलब मुझे पता ही नहीं था सोशल मीडिया होता कैसे जी। और मेरे बच्चों ने ज़बरदस्ती डाल दिया था, बोले कि आपको तो होना ही है, आप इतना काम कर रहे हो, आप लोग आपके बारे में पूछते हैं, आपका कोई डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि डाल दो। तो बोला कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, तू पैसे के लिए कुछ भी करेगा? तो मैंने बोला जाहिर सी बात है, पैसे के लिए तो काम कर रहा हूँ।
तो हाँ पैसे नहीं मिलेंगे। और बिल्कुल। माँ बहन की मतलब मैं तो अपना जो कैरेक्टर करो उसमें तो माँ बहन का तो कोई एंगल भी नहीं है। तो वो एक है कि फिर एक ने तो बहुत खतरनाक था, एक तो किसी ने बोला था कि तू बाहर मिल, तेरे को हम काट डालेंगे और समथिंग लाइक दैट। मैंने बोला ये भाई ये सब कौन लोग हैं, मेरे को मतलब इतना जज्बाती हो गया। हाँ। कोई फिल्म के शूटिंग के दौरान कोई ऐसा फन इंसिडेंट या कोई यादगार लम्हा? यार ऐसे बहुत मतलब हमारे लाइफ में तो हर रोज़ होता रहता है, मतलब कि इट्स लाइक मतलब हम ऐसी चीज़ों को याद तो रहता है, फिर बोलते भी है, फिर वो भूल भी जाते हैं। एक बार एक फिल्म कर रहे थे, सोल ऑफ सैंड करके, एक बहुत ही पैरों तले एक इंटरनेशनली मतलब एक्चुअली फेस्टिवल फिल्म किया था मैंने। वो एक रॉटरडम फिल्म फेस्टिवल, रॉटरडम हुबर्ट वाल फंड की फिल्म थी, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ श्रीनिवासन, जो कि बाद में टिफ 2010 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल सिलेक्टेड थी। मैं मेन लीड करता था उसमें। तो उसमें एक बेचारा न्यू कमर एडी था जो क्लैप देता था। तो वो क्लैप देते समय हमेशा फंबल करता था। अच्छा। तो चाहे उसको डायरेक्टर गाली दे दे, उसको डीओपी गाली दे दे, उसको साउंड वाले गाली देते, साउंड वाले गाली दे दे, या तो फिर कभी एक्टर गाली दे दे। वो बेचारा इतना परेशान था और इतना गलत टाइमिंग होता था उसका क्लैप देने का। उसने वो क्लैप, इट्स वेरी सिंपल थिंग, शॉट से पहले टक करके मारना होता है और जिसके फेस में है उसके फेस के सामने जाके मारना होता है ताकि वो उसमें भी फोकस हो, ताकि आपको ये। तो वो इतना डर गया था बेचारा। तो एक दिन देखा कि खट करके आवाज़ तो आई लेकिन वो बंदा नहीं दिखा कहाँ है। तो देखा कि शॉट से पहले कैमरे के पीछे जाके क्लैप्स दे रहा है। कहते कि मैं आगे ही नहीं आऊँगा, गाली दे के दिखाओ। तब किससे गाली पड़ी थी उसे? तब पूरे टीम से गाली पड़ी थी से। वंडरफुल वंडरफुल। और सब उसको पकड़ के लेके आते हैं, बेचारे तेरा बेटा इतने घबराने की क्या जरूरत है, आजा। हाँ। तो सबसे चिल को-स्टार कौन रहा होगा जिसके साथ आपकी वाइब एकदम मैच हो चुकी होगी? काफ़ी है यार, जिसके साथ अब जिसके साथ मैं सीजन आफ्टर सीजन कर रहा हूँ। अगर अनदेखी के सारे एक्टर्स जो है अभी 4th सीजन तक कर रहा हूँ, तो वो एक चिल जोन है। कोई मेमोरेबल किस्सा होगा अगर अक्षय सर के साथ? बिकॉज मिशन रानीगंज वाज लव्ड लाइक एनीथिंग, और उसमें आपका किरदार भी जो था। वो मेरा किरदार बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही नेगेटिव लेकिन बहुत ही मैनिपुलेटिव फनी है। हाँ, बिल्कुल। किस्सा इन द सेंस मतलब मिशन रानीगंज के सेट का किस्सा, मतलब सेट का नहीं, मतलब सेट के बाहर के काफ़ी अच्छे किस्से थे। मतलब इन द सेंस मतलब मैं खाना बनाने का बहुत शौकीन हूँ और मैं एंड ऑफ द डे मुझे अपना खाना बहुत अच्छा लगता है कि अपने मनपसंद अपने तरीके से बना हुआ खाना। तो मिशन रानीगंज के टाइम में हम लोग लगभग 1.5-2 महीने लंदन में थे। तो जिस तरीके से हमको जिस जगह पे हमको रखा गया था, उस जगह में मेरे पास एक कॉन्डोमिनियम था। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ फ्लैट। अच्छा। यू हैव अ किचन आल्सो, ओके, इंडक्शन सब कुछ है, फ्रिज है आपके पास, सब बड़ा फ्रिज है, कबर्ड वबर्ड सब कुछ है। तो मैं आते ही मतलब 10-12 दिन में ही मैं अंडरस्टैंड कर चुका था कि यार इट्स बेटर टू कुक योर ओन फूड। अच्छा। हाँ, सो मैंने सब कुछ स्टॉक करके रख दिया था, दाल चावल वगैरह सब कुछ, मतलब फिश। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और एग्स वेग्स सब कुछ लगा गया था। मैं बना लेता था अपना। वंडरफुल। मैं आता था और दबा के खाना बनाता था, खाना बना के खा के सो जाता था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वही दाल चावल मटन चावल बना के खा लेता था। तो फिर एक दिन पूरा 35 अंडों का मैंने एक करी बनाया था सबके लिए। कभी कभार पतीला उठा के शूटिंग में भी लेके चला जाता था कि दाल बनाई रात को मैंने। तो लोग याद है तेरी दाल कहाँ है, तेरी दाल कहाँ है, तेरी दाल, मैंने सुना कि तेरी दाल आई है। बढ़िया। तो ये सब भी करता था, तो मेरे को बहुत मज़ा आता था। सर, हमने सुना है आपने ये जो आजकल के एक्टर्स हैं हमारे, अर्जुन कपूर साहब हो, परिणीति चोपड़ा, इनको भी आपने सिखाया है, कुछ वर्कशॉप्स वगैरह हुई है? ये जब प्रोजेक्ट के हिसाब से कभी जब मेरे पास टाइम हुआ करता था, जब मैं शूटिंग नहीं करता था, तो
तो प्रोजेक्ट के हिसाब से जब मेरे पास कोई डायरेक्टर या फिर कोई प्रोड्यूसर की तरफ से एक ये आता था कि यार वी आर Request आती लॉन्चिंग थी, हिम हाँ, हाँ। और दिस इज़ द प्रोजेक्ट और एक वर्कशॉप करना है, एक्टर के साथ वर्कशॉप करना है, क्योंकि मैं ग्रुप वर्कशॉप बहुत कम करता हूँ और करता ही नहीं हूँ लगभग, अच्छा। क्योंकि मैं एक्टिंग थोड़ा सा वन ऑन वन ही प्रेफर प्रेफर करता करते हूँ हो, मैं। हाँ। हम आपको और कहाँ देखने वाले हैं? व्हाट आर योर अपकमिंग लाइनअप्स इन पाइपलाइन? फिल्म्स है, ओटीटी शोज है? ये बोलना तो थोड़ा सा आजकल मुश्किल हो गया है, हाँ, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट? बताया है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी है, क्योंकि विदाउट गिविंग आउट मच, अगर आप कुछ शेयर कर पाए। जैसे कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द चकदा एक्सप्रेस। जिस इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म एंड आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, मैंने देखी भी है फिल्म। मैं आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट। आई एम वेटिंग फॉर वन रिलीज कॉल एक रुका हुआ फैसला, जिस बासु चैटर्जी की एक फिल्म थी, जो 12 एंग्री मैन का जी। जो उस टाइम था वो जी। तर्जमा था। अभी उसका जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के साथ हमने एक फिल्म बनाई है, एक रुका हुआ फैसला, वाह, वो भी काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट के साथ बनाई हुई है। वो भी, उसके भी रिलीज़ के लिए मैं रुका हुआ हूँ। और बाकी मेरी कुछ सीरीज़ है जो जिसका सीज़न 3 और सीज़न 4 जी। ये सब चल रहा है, तो उसकी शूटिंग शुरू करनी है। शूटिंग शुरू करनी है। तो ऐसी ही सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ चीज़ें रिलीज़ पे है, कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप तो इतने सारे लोगों से एडमायर्ड हो, इतने सारे फ़ैन फॉलोइंग है, आप किस एक्टर या एक्ट्रेस को बहुत दिल से एडमायर करते हो? पहले से करते आए हो या फिर इट कीप्स ऑन चेंजिंग, या बहुत एक ही है, कोई नाम? बहुत है निकिता, मतलब इट्स लाइक मेरी पूरी लाइफ जर्नी तो आज से लाइक 19 आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर इन 1988। मतलब उस हिसाब से देखा जाए कि मैं रेगुलर थिएटर, मतलब बचपन की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ मैं मच्छरदानी टांग के सब कुछ कर रहा हूँ, वो दैट इज़ वो अलग बिल्कुल। ज़माना था, छोटा था, बच्चा था। बिल्कुल। लेकिन मैं रेगुलर थिएटर करना शुरू किया 1988 से। तो मेरे Favorite लोकल भी काफ़ी हीरोज थे, जैसे कि लोकली हमारे, मैंने NTG न्यू थिएटर्स ग्रुप में काम करता था, मैं सीखने जाता था। तो वहाँ उत्पलेंदु चक्रवर्ती करके एक उत्पल दाम बोलते थे, जिनको देखता था मैं, और क्या कमाल का काम करता है, बॉडी मूवमेंट ये वो। उस टाइम फिर हमने शंभू मित्रा, हमारे बहुत स्टॉलवर्ड थे, उनकी आवाज़ सुनते थे, उत्पल दत्त। फिर बंगाल में बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स, सौमित्र चैटर्जी जो सतीश रे के बहुत फेमस फेवरेट एक्टर है, उत्तम कुमार। फिर इस तरफ अगर देखा जाए बच्चन साहब, फिर नसीर भाई, ओम पुरी, पंकज कपूर, तादाद है, इरफान भाई, मतलब हम द आर्डन फैन ऑफ इरफान भाई। उस तरफ देखो कि अपना अल पैचिनो, अपना डिनीरो, डस्टिन हॉफमैन, स्टीव पॉल बुशेमी, कुछ मतलब ये स्टीव बुशेमी, ये सारी जो चीज़ें, पॉल बिटनी, ये रसल क्रू, मतलब जिस नेम ऑफ द एक्टर, ऊपर से जोरार डिपर्ड्यू है, इस तरफ अपना मम्मूटी साहब है, मोहनलाल है, मतलब मैं बोल नहीं सकते कि मैं किसको, क्योंकि बिकॉज आर्ट इज सो ओवरवेलमिंग ना, आर्ट इज सो ओवरवेलमिंग कि आपको चारों तरफ से मिलता रहता है, और एवरी डे बेसिस में आपको मिलता रहता है। कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस देख लो, कोई भी आप अच्छा शो देख लो, वो आपके एनरिच करके चला जाता है। गुफ्तगू के जरिए आप किन लोगों को याद करना चाहते हो? कौन है वो खास लोग आपके ज़िंदगी में जिन्हें आप याद करना चाहते हो? देखिए, मेरे ज़िंदगी में बहुत लोगों का बहुत अवदान रहा है, जैसे कि मेरे माता पिता जी, जिनका एनॉर्मस सपोर्ट, जो यहाँ तक मैं आया, सब उनकी बदौलत है। उनकी परवरिश ऐसी थी, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और मेरी बहन, वो भी शी इज़ देयर इन कैलकाटा विद माय फादर। सो एक सपोर्ट सिस्टम शुरू से ही मेरे फैमिली की तरफ से है। ऑफ कोर्स माय वाइफ, मतलब शी इज़ द लाइफ लाइन ऑफ माय लाइफ एक्चुअली। सो मेरे बच्चे, जो कि मेरे बहुत बड़े क्रिटिक हैं और जो मेरे को हमेशा सम पे रखने की कोशिश करते हैं कि सम पे, मतलब ये, और हमेशा वो ज़्यादा डिक्टेटर हो चुके हैं अभी, मतलब डिक्टेट करते कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जी। मेरे टीचर्स, मेरे गुरुजी, मैं मुंबई जब आने से पहले, मेरे संजय चौहान करके मेरे एक बहुत
बड़े भाई साहब जैसे हैं, मतलब जिनका हाथ पकड़ के लगभग मैं यहाँ आया हूँ, मुंबई गुजर गए। ही वाज अ फैंटास्टिक राइटर हु रोट पान सिंह तोमर एंड ऑल, साहिब बीबी गैंगस्टर। वंडरफुल। तो वो बहुत, अजय ब्रह्मात्मा करके एक सज्जन है जो कि मेरे बड़े भाई साहब जो है जैसे उन्होंने भी मुझे बहुत ही मतलब बहुत सपोर्ट किया इन द सेंस, मतलब साथ में रहे, फैमिली फ्रेंड जैसे हैं। तो और मेरे सारे टीचर्स ऑफ कोर्स जिनके चलते मतलब बिल्कुल मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल। गुरु, टीचर्स, दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं, कलकत्ता में बहुत सारे दोस्त हैं। मेरा ग्रुप है जो शैलू शेख है, उसमें बहुत सारे दोस्त हैं, जिस दोस्त की वजह से मैं आज एनएसडी में भी गया। मतलब उन्होंने वो लगातार सपोर्ट सिस्टम था उनका कि जा तो एनएसडी जा, जा तो एनएसडी जा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल वो सब को मैं याद करना चाहता हूँ। हमारे लिए अगर कोई गीत आप गुनगुना सके तो? अरे नहीं, अरे गीत कहाँ अब, कहाँ कौन से, कहाँ आप लेके जा रहे हैं? कोई भी आपके पसंद का गाना हो। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ये मेरे फेवरेट गाना है एक्चुअली। आई थिंक इससे बढ़िया गाना हिंदुस्तान में नहीं बना। ये बेस्ट सॉन्ग हिंदुस्तान की हिस्ट्री में है, इतना सुंदर गाना, इतना सुंदर लिरिक्स। आज की ये गुफ्तगू मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए ऑफ कोर्स बहुत ही शानदार रही है। शुक्रिया कि आपने आपका कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, आप यहाँ आए। हम यही दुआ करेंगे कि आप हमेशा ऐसे स्वस्थ, मस्त और हैप्पी रहे और हमारे लिए खूब सारा कंटेंट लेते आए इंशाल्लाह। तो अगले हफ्ते गुफ्तगू में मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार।